Hello class, good morning all. We are going to start our next chapter of business studies of class 12. As we have already covered 4 chapters of business studies and we are going to start the new chapter, that is chapter 5, organizing. As we all know, management have 5 functions to perform: planning, organizing, staffing, directing and controlling. And we have covered the very first function of the management, that was planning. Now we are going to start the second function of the management, that is organizing. In this chapter, what we are going to cover, please have a look. Meaning of organizing, steps of organizing, importance of organizing, organization structure, types of organization structure, formal and informal organization, delegation of authority and decentralization. And in this video, we'll cover only 3 topics, that is meaning of organizing, steps in organizing and importance of organizing. Let's start. Organizing as the name suggests, it is a process, right? एक ऐसा प्रोसेस होता है ये मैनेजमेंट का, जिसमें आप क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो हमने मैनेजमेंट का पहला फंक्शन परफॉर्म किया था, दैट वाज प्लानिंग। उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने प्लान बना लिया कि भाई हमें ये काम करने हैं। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजिंग में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है और ग्रुपिंग करना है वर्क को विच इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, काम जो भी होने वाला है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको ग्रुपिंग करना है। उसके बाद डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग वर्किंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क इफेक्टिवली, राइट। जब हमने प्लान बना लेते हैं प्लानिंग फंक्शन में, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उस पर्टिकुलर काम को आइडेंटिफाई करना है, उसकी ग्रुपिंग करनी है, राइट। उसके बाद हमें डेलीगेशन, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हम काम करने वाले हैं उसके हिसाब से हमने स्ट्रक्चर बना दिया, और अब कौन किस काम को करेगा, हु विल रिपोर्ट टू whom, हमें ये रिलेशनशिप डिटरमाइन करना है। और इस रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने का पर्पस क्या होगा, ताकि जो लोग हैं, जो काम है, वो बहुत इफेक्टिव तरीके से लोग आपस में मिलकर कर सकें। We can take an example. Let's suppose कि हमारे स्कूल में कोई फेट ऑर्गेनाइज होने वाला है, राइट। क्रिसमस डे पे या फिर चिल्ड्रन डे पे कोई फेट ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो उस फेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए वी हैव प्लान कि वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ फेट। ठीक है। अब उसकी हम ऑर्गेनाइजिंग कैसे करेंगे, हमने प्लान तो बना लिया कि हम एक फेट ऑर्गेनाइज करेंगे, दिस इज अवर प्लान। और उसमें हम स्टॉल्स रखेंगे, फूड आइटम्स के, टॉयज के लिए रखेंगे हम वहाँ पे कुछ स्टॉल्स, वहाँ पे कुछ एंटरटेनमेंट के हम स्टॉल्स रखेंगे। इस तरीके से हमने प्लानिंग कर लिया। अब उसको हमें ऑर्गेनाइज करना है कि भाई अगर हमें फूड आइटम के कितने स्टॉल्स बनाने हैं, हमें वहाँ पे टॉयज के कितने स्टॉल्स चाहिए, उसके लिए हमें कितना स्पेस चाहिए, हमें कितने मैन पावर की जरूरत है, वो स्टॉल्स हम खुद से अरेंज करेंगे, जो हमारे स्कूल में जो भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल करेंगे, या बाहर से हमें टेंट हाउस से हमें हेल्प लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम उस फेट को ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी जब रिसोर्सेज को हम एक जगह पे लेके आते हैं और हम उस तरीके से उसको स्ट्रक्चर बनाते हैं, ताकि हम उस ऑब्जेक्टिव के लिए जिसके लिए हम काम कर रहे थे हम उसको अचीव कर सकें। ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होता है हमारा। ठीक है, लेट्स गो फर्दर। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग जो है एक स्ट्रक्चर भी है और एक प्रोसेस भी है। इसको अलग अलग टर्म्स में आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, एज यू कैन सी दिस इमेज, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक रिलेशनशिप आपको दिख रहा होगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि वर्टिकली भी रिलेशनशिप है एम्प्लॉइज के बीच में, दिस इज द स्ट्रक्चर, राइट। जब आपने ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस परफॉर्म किया मैनेजमेंट में, तो एक स्ट्रक्चर आपके पास बन के आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो भी एम्प्लॉइज हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें वर्टिकल रिलेशनशिप भी है, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप भी है और वर्टिकल रिलेशनशिप भी है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक स्ट्रक्चर है। क्यों? बिकॉज इट डिफाइंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप अमंगस्ट द पीपल हु परफॉर्म वेरियस टास्क एंड ड्यूटीज, राइट। क्योंकि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बता रहा है उन लोगों के बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज एन स्ट्रक्चर। एंड ऑर्गेनाइजिंग इज प्रोसेस ऑल्सो। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कैसे है, देखिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में 2 चीजें होती हैं, डिफरेंशिएशन होता है और इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन में आप क्या करते हो, आप अपने काम को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हो और इंडिविजुअल्स को आप वो काम दे देते हैं एज पर देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सीईओ इज देयर और देयर आर 4 डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट। तो ये हमने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है काम को, ठीक है। और एज पर देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज हमने पर्टिकुलर मैनेजर्स को ये काम दिए हुए हैं।
दिस इज डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से हमने मार्केटिंग के अंडर जो है 3 मैनेजर्स, रीजन के मैनेजर्स रखे हुए हैं जो मार्केटिंग के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में काम को परफॉर्म करेंगे। दिस इज ऑल डिफरेंशिएशन, राइट। उसके बाद आपका आता है इंटीग्रेशन। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग को प्रोसेस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 काम हो रहे हैं। पहले तो डिफरेंशिएशन किया जा रहा है और दूसरा इंटीग्रेशन किया जा रहा है। इंटीग्रेशन का मतलब कि अगर मार्केटिंग मैनेजर ने अपने अंडर काम करने वाले 3 मैनेजर्स को 3 रीजन की जिम्मेदारी दी है, तो तीनों को रिपोर्ट किसको करना है, इसको करना है, ठीक है। इस मार्केटिंग मैनेजर को रिपोर्ट करना है, इन तीनों ही मैनेजर जो है इसको जाके रिपोर्ट करेंगे। और इसका मतलब क्या है, फिर उसके बाद ये किसको रिपोर्ट करेगा, सीईओ को रिपोर्ट करेगा। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे इन सभी लोगों का काम क्या होगा, आपस में इंटीग्रेट होगा, कोऑर्डिनेट होगा, राइट। तभी तो सीईओ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएगा। बात समझ आ रही है। यानी ऑर्गेनाइजिंग जो है एक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें पहले तो हमें डिफरेंशिएशन करना है वर्क के बीच में, उसके बाद हमें वहां पे कोऑर्डिनेशन को लेकर आना है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स यूनिटी ऑफ एक्शन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। क्योंकि डिपार्टमेंट काम तो अलग अलग कर रहे हैं अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे इन सबका मोटिव कौन किसके गोल को अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। यहाँ पे आप उस वाले प्रिंसिपल का एग्जांपल ले सकते हो, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद जनरल इंटरेस्ट, राइट, जो फियोल ने दिया था, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग इज ए स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो अ प्रोसेस। वी हैव डन विद दिस। नाउ स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखिए, जो हमने मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन पढ़ा था दैट वाज प्लानिंग। जहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि प्लानिंग में हमने प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ा था वेयर देयर वर 7 स्टेप्स, राइट। अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजिंग पे। ऑर्गेनाइजिंग भी मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है और इसमें हमें 4 स्टेप्स पढ़ने हैं, ठीक। द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें जो भी काम किया जाना है वो तो डिसाइडेड है, ठीक है। प्लानिंग में वो डिसाइड हो चुका है कि हमें ये काम करना है। अब उस काम को आइडेंटिफाई करना और उस काम को डिवाइड करना हमारा ऑर्गेनाइजिंग का वेरी फर्स्ट स्टेप होता है, राइट। Identification and division of work. The organizing function begins with the division of work. Division of work का मतलब क्या, टोटल काम था उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देना और एज पर द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन जो लोग जिस काम को करने के लिए केपेबल हैं उनको वो काम दे देना। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमें स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप बैंक में जाते होंगे तो आप देखते होंगे एक कैशियर होता है जो कैश में ट्रांजेक्शन्स करता है, एक बंदा होता है जो आपकी एंट्रीज करेगा, एक बंदा होता है जो आपके लिए लोन वगैरह को डील करता है, ठीक है। इस तरीके से जो होता है डिफरेंट डिफरेंट जो है डिवाइड कर दिया गया है काम को, और जो जिस काम में स्किल्ड है, जो जिस काम में ज्यादा एफिशिएंट है उसको वो काम दिया गया है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, राइट। आगे चलते हैं सेकेंड स्टेप पे। As per the second step of organizing, it is said there should be departmentalization. As you can see in the फिगर में क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप, सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं और लोग अपना अपना काम करें जिनको जो काम अलॉट किया गया है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, काम को आइडेंटिफाई कर लिया है और हमने काम को डिवाइड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे जॉब्स की। और कौन से जॉब्स की ग्रुपिंग करेंगे, हम बहुत सारे जॉब्स के ग्रुप बनाएंगे और सिमिलर नेचर के जॉब्स को हम एक ही ग्रुप में रखेंगे। बात समझ में आ रही है। Once work has been divided into small and manageable activities, then those activities which are similar in nature, यानी कि सेल्स से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो रहे हैं आपको उनको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डालना है। पैसों से रिलेटेड जितने भी आपके एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी उसको आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में डालना है। यानी जब आप सिमिलर नेचर के वर्क को ग्रुप में डालते हैं तो उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन बोला जाता है कॉमर्स के टर्म में, ठीक है। और ये जो डिपार्टमेंटलाइजेशन आप करते हैं, ये जो ग्रुपिंग आप करते हैं, ये फंक्शन के बेस पर कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बेस पर कर सकते हैं, टेरिटरी यानी एरिया के बेस पर कर सकते हैं, कस्टमर के बेस पर कर सकते हैं, प्रोजेक्ट प्रोसेस एक्सेट्रा के बेस पर कर सकते हैं। और इस ग्रुपिंग को ही डिपार्टमेंटलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। Let's go to the third step of the organizing process. Third step आपका है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अभी हमने क्या किया, हमने काम को आइडेंटिफाई कर लिया था, काम को हमने डिवाइड कर दिया और काम को हमने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें ड्यूटीज असाइन करनी है, जितने भी हमने डिपार्टमेंट बनाए हैं अब हमें उनको ड्यूटीज देनी है कि भाई अगर मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया, फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट बनाया, तो मैं इनको बताऊंगी कि आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेड है, आपको क्या काम करना है, राइट। Once department have been formed, it is necessary to allocate the job
of each department according to their skills and qualification. The person who are capable to manage the funds, who are capable to manage the मनी वेरी इफिशिएंटली, उनको हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल देंगे, ठीक है। जो लोग सेल्स बहुत अच्छी कर सकते हैं, जिनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, जो प्रोडक्ट को बहुत इफेक्टिव तरीके से बेच सकते हैं, उनको हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया। इस तरीके से हमने जो है लोगों के लिए क्या कर दिया, ड्यूटीज असाइन कर दी कि भाई जो मार्केटिंग वाला बंदा है वो सेल्स करेगा, जो फाइनेंस वाला बंदा है उसको फंड्स को मैनेज करना है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज का बंदा है वो पर्सोनल को मैनेज करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करेगा, राइट। हमने ड्यूटीज असाइन कर दी। उसके बाद आता है हमारा लास्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप। फिगर में आप देख रहे हैं, आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे जो जब ड्यूटीज असाइन कर दी गई तो अब आपको ये बताया जा रहा है नेक्स्ट स्टेप में आपकी अथॉरिटी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन किया जा रहा है एज पर योर जॉब। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, यू पीपल नो वेरी वेल। इन द सेकंड चैप्टर वी हैड ऑलरेडी कवर्ड दिस पॉइंट, फिर भी मैं आपको एक बार ध्यान दिला देती हूँ। अथॉरिटी का मतलब द पावर, राइट। क्योंकि जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जब आपको किसी काम को करने के लिए बोला जाता है तो उसके साथ कुछ पावर्स भी आपको असाइन की जाती हैं, कुछ पावर्स भी आपको दिए जाते हैं, कुछ राइट्स भी आपको दिए जाते हैं। तो जब आपको लास्ट स्टेप में हमने क्या देखा कि भाई आपको ड्यूटीज असाइन कर दी गई, काम असाइन कर दिए गए, तो अब आपको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ अथॉरिटीज दी जाएंगी। उस अथॉरिटी के हिसाब से व्हाट विल यू एबल टू डू, each individual should also know who he has to take the orders and to whom he is accountable। यहाँ पे आपको ये पता लगेगा कि आप किसके अंडर काम कर रहे हैं, कौन आपका बॉस होगा, किससे आपको ऑर्डर लेना है और आपको किसको जवाब देना है। इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं हम कि यहाँ पे जो है सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है, ये जो है हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर है वो बनाने में हेल्प करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बॉस है, इसके अंडर ये दो लोग काम कर रहे हैं, यानी दे हैव टू रिपोर्ट टू दिस पर्सन एंड दीज थ्री पर्संस आर वर्किंग अंडर देम, तो दीज थ्री पर्सन हैव टू रिपोर्ट टू बोथ दीज टू मैनेजर्स, राइट। इस तरीके से एक हायरार्की बन जाती है ऑर्गेनाइजेशन में कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसके अंडर काम करेगा, कौन किसको ऑर्डर करेगा, किसको किसको रिपोर्ट करना है, ये सारी चीजें आपको पता लगती है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में। दिस इज द लास्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज डिफाइनिंग द रिलेशनशिप अमंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन इन क्लियर टर्म्स। डिफाइनिंग द रिलेशनशिप मतलब व्हाट, हु इज द सुपीरियर एंड हु इज द सबऑर्डिनेट, right? Each individual should know from whom he has to receive orders and to whom he is answerable. The establishment of such clear relationship helps to create hierarchical structure and it helps to coordinate amongst the various departments. So we are done with the 4 steps of organizing. 4 स्टेप क्या थे, काम को आइडेंटिफाई करना और उसको डिवाइड करना। इन द सेकेंड स्टेप हम क्या करते हैं, जो सिमिलर नेचर के काम है उनको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं जिसको डिपार्टमेंटलाइजेशन बोला जाता है। उसके बाद हम ड्यूटीज असाइन करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, राइट। और जब हम ड्यूटीज असाइन कर देते हैं उसके बाद हम अथॉरिटी रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करते हैं, हम बताते हैं कि हु विल बी द सुपीरियर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड हु विल बी द सबऑर्डिनेट, किसको रिपोर्ट करना है, जाके इस चीज को डिटरमाइन किया जाता है। ध्यान रहे यहाँ तक मैन पावर की कोई एंट्री नहीं है, हम सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया हमने और हम उस स्ट्रक्चर में डिटरमाइन कर रहे हैं कि कौन बॉस होगा, कौन हमारा सबऑर्डिनेट होगा, कौन किसको अथॉरिटी देगा, कौन किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, कौन किसके लिए अकाउंटेबल होगा। हम सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में। वी हैड नॉट अपॉइंटेड एनी मैन पावर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, राइट। अब हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। भाई मैनेजमेंट के सारे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितना ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा है इससे आप लोगों को ये तो बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा कि ऑर्गेनाइजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, सॉरी ऑर्गेनाइजिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। नाउ व्हाई ऑर्गेनाइजिंग इज इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म, हमें प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइजिंग करना बहुत जरूरी है। स्टाफिंग करने से पहले, स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करने से पहले हमें ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। व्हाई देयर इज सो, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, उसका आंसर आपको इस टॉपिक में मिलेगा। द वेरी फर्स्ट थिंग इज वी गेट द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब हमने
ऑर्गेनाइजिंग का फर्स्ट फंक्शन पढ़ा था, फर्स्ट स्टेप पढ़ा था हमने, तो हमने वहां पे देखा था कि काम को डिवाइड कर दिया जाता है। और काम को डिवाइड करने के बाद क्या होता है, जो बंदा जिस काम में एबल है, जो बंदा जिस काम को करने में सक्षम है, उसको वो काम दिया जाता है। इससे क्या होगा, इससे हमें स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलेगा, बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन इज परफॉर्मिंग द सेम जॉब अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आप बैंक में जाते हैं, आप कैशियर को देखेंगे, ही इज वेरी फास्ट, वो बहुत ही तेजी से मशीन में एक बार ही कैच को काउंट करता है, और वो हाथ से भी उतनी तेजी से कर लेता है। व्हाई ही इज सो फास्ट? बिकॉज ही इज डूइंग द सेम जॉब अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड सो ही इज गेटिंग द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, राइट। तो ऑर्गेनाइजिंग का पहला इंपॉर्टेंट ये है, बिकॉज वर्क हैज बीन एलोकेटेड, ठीक है, among the workforce, and it distributed the work, sorry, it reduces the workload and enhances the specialization. So we get the benefit of specialization due to the organizing. The second importance of organizing is it clarifies the authority and power. Organizing के जब फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है, तो आपको ये पता लग जाता है, वर्किंग रिलेशनशिप का पता लग जाता है, अथॉरिटी और पावर का पता लग जाता है। आप ये जो हायरार्की देख रहे हो, ये ऑर्गेनाइजिंग में ही पता लगता है कि हु इज सुपीरियर, who is working on the top level, who is working on the middle level, who is working on the lower level, and who are the workers. इनको इसे रिपोर्ट करना है, इसको ये रिपोर्ट, इसको रिपोर्ट करना है, और ये फिर एट द एंड इसको रिपोर्ट करेगा। ये चीज हमें ऑर्गेनाइजिंग से ही पता लगती है। ये चीज, इसको क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं वर्किंग रिलेशनशिप। Each person knows his superior and for whom, from whom he has to take orders. ठीक है, इससे किसी तरीके की कोई एम्बिगिटी नहीं होती है ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन में, सब कुछ क्लियर होता है, हर किसी को अपने बॉस के बारे में पता होता है, हर बॉस को अपने सबॉर्डिनेट के बारे में पता होता है ड्यू टू ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद आता है आपका थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। In the third importance of organizing, it is saying the optimum utilization of resources become possible due to the organizing. Optimum utilization of resources का मतलब क्या, कि जो भी resources हमारे organization में है, उनका maximum utilization possible हो पाता है। हमारी organization में जो human resources हैं, जो financial resources हैं, जो physical resources हैं, उनका बहुत अच्छे से हमारे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की वजह से उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो पाता है, कोई वेस्ट नहीं होता है किसी तरीके का, और क्योंकि कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। जब एक काम को गलती से दो लोग कर देते हैं तभी तो वेस्ट होता है। मुझे पता है मुझे से क्या एक्सपेक्टेड है। अब अगर एक बैंक में दो कैशियर हो जाएंगे तो क्या होगा, मैन पावर का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है वहां पे, राइट। एक बंदा बहुत एफिशिएंट था उस काम को करने के लिए, लेकिन फिर भी वहां पे दो लोग कर रहे हैं उस काम को। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनको क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग पर फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म नहीं किया गया, तो वहां पे क्या हो रहा है, हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज का वेस्ट हो रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। बट अगर पहले से उनको क्लैरिफाई कर दिया जाएगा कि भैया आप कैशियर का काम करेंगे और आपका काम एंट्री करने का है, या फिर आप लोन डिपार्टमेंट में देखेंगे, तो इससे क्या होगा, लोगों को अपने जॉब्स के बारे में पता होगा, और जो भी रिसोर्सेज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है उनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो पाएगा। इट अवॉइड्स ओवरलैपिंग एंड वेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज एज वेल। The fourth function, sorry, the fourth importance of the organizing is it helps in adaptation to change. As we all know, an organization operates in a dynamic environment. Such an ever-changing environment poses both challenges and opportunities to the business. ठीक है, क्योंकि भाई हम जिस environment में काम कर रहे हैं वो एक डायनामिक एनवायरनमेंट है, उसमें जो है चैलेंजेस भी आएंगे, अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, थ्रेट्स भी आएंगे, ठीक है। और जब आप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हो ना, तो आप क्या करते हो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आप उनको मॉडिफाई कर सकते हो, उसको अडेप्ट कर लेते हो, और टाइम टू टाइम आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, रिलेशनशिप में चेंजेस लेके आते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, आप जो भी चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं उनको बहुत अच्छे से आप कोप अप कर पाते हैं। बात समझ आ रही है? The process of organizing allows the organization structure to be suitably modified. क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, आप स्ट्रक्चर ही तो बनाते हो, जो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है वो क्या करता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाने में तो हेल्प करता है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस हो करने जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, और उस चेंज को आप कब कर सकते हो, जब आप ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में टाइम टू टाइम चेंजेस ला सकते हैं, और इसकी वजह से जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है आप उसको बहुत अच्छे से डील कर सकते हो। सो
Organizing function is very important so that we can adapt our organization as per the dynamic environment, right? आगे चलते हैं. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ऑर्गेनाइजिंग का जो फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत इफेक्टिव तरीके से करने में भी हेल्प करता है. कैसे? इतना तो आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि भाई जो ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है, जो फंक्शन है, जब आप परफॉर्म करते हैं ना तो आप के जॉब का जो क्लियर डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ जाता है कि सुपीरियर कौन है, सबॉर्डिनेट कौन है, कितने लेवल्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, और वर्किंग रिलेशनशिप जो है क्लियर हो जाता है. किसी तरीके का कोई डुप्लीकेशन नहीं होता है. तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है, बहुत इफेक्टिव हो जाता है. हर किसी को पता है भाई मुझे क्या काम करना है. हर लेवल पे जो बंदे हैं उनको पता है मुझे ये काम करना है और मुझे अपने बॉस को रिपोर्ट करना है. मेरा बॉस कौन होगा, मुझे मेरे अंडर कौन काम कर रहा है, मुझे किससे काम करवाना है और मुझे किसको रिपोर्ट करना है. हर चीज क्लियर होती है. देयर इज नो एम्बिग्यूटी ड्यू टू द इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग. और यही कारण है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होता है. कब? अगर हमने ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन बहुत अच्छे से परफॉर्म किया हुआ है. सो दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. Then the next importance of organizing is it also helps in development of personnel. जो पर्सोनल है, पर्सोनल का मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी डेवलपमेंट भी ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से होती है. कैसे होती है? देखिए, ऑर्गेनाइजिंग में आगे ना हम दो चीजें पढ़ेंगे. डेलीगेशन पढ़ेंगे हम. डेलीगेशन में आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट बता देती हूँ कि डेलीगेशन में क्या होता है. ऑर्गेनाइजिंग में आपने क्या पढ़ा कि भाई कौन लेवल ए पे काम कर रहा है, टॉप लेवल है, कौन मिडिल लेवल है, टॉप लेवल वाला मिडिल लेवल को ऑर्डर करेगा, मिडिल वाला लोअर लेवल को ऑर्डर करेगा. इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है ऑर्गेनाइजिंग में. उसके बाद क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं टॉप वाले कुछ काम देते हैं मिडिल वाले को, तो डेफिनेट सी बात है कुछ उसके साथ अथॉरिटी भी देंगे. मिडिल वाले फिर वो काम लोअर लेवल को पास करते हैं थोड़ा, उसके साथ वो भी कुछ अथॉरिटी पास करते हैं. ये जो दो लेवल्स के बीच में अथॉरिटी का ट्रांसफर हो रहा है ना, यही डेलीगेशन होता है. ठीक है. अब मेरे बॉस ने अगर मुझे कोई काम दे दिया करने के लिए which I am not supposed to do, तो मेरा काम नहीं था बट बॉस मुझसे वो करवाना चाहते हैं, तो वहां पे मैं किस चीज का यूज करूंगी, अपनी क्रिएटिविटी का यूज करूंगी. और जब मैं अपनी क्रिएटिविटी और अपने स्किल्स का इस्तेमाल करती हूँ तो डेफिनेटली मेरा डेवलपमेंट होगा. बात समझ में आ रही है? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि बॉस जो है आपको कुछ वर्क जो है डेलीगेट करता है. डेलीगेट का मतलब आपको दे देता है. अब वो आपसे काम करवा रहा है, तो जब वो आपसे काम करवाएगा तो आप अपने स्किल्स का, अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके जो सबॉर्डिनेट है उस काम को करता है. और इससे क्या होता है, बहुत सारे चैलेंजेस को वो फेस करता है और उनको इफेक्टिव तरीके से डील करता है. इससे क्या होता है, वो अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाता है, जिससे उसकी डेवलपमेंट होती है ह्यूमन रिसोर्स की. बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं. द लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. देखिए, ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस होता है फेवरेबल कंडीशंस बनाता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए. जिस ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है वो एक्सपेंशन और ग्रोथ भी बहुत अच्छे से पॉसिबल है. कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग अलाउज business enterprise to add more jobs, more departments and diversify their product lines, right? जब आप ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करके ही आप क्या कर सकते हैं, नए डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट एरियाज को बढ़ा सकते हैं ड्यू टू ऑर्गेनाइजिंग. तो अगर ऑर्गेनाइजिंग इफेक्टिव तरीके से है तो आप क्या कर सकते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, आप नए एरियाज में अपने ऑपरेशन को, अपने बिजनेस ऑपरेशंस को बढ़ा सकते हैं. ठीक है. Organizing helps in the growth and expansion of enterprise by enabling it to deviate from the existing norms and taking up new challenges, right? So these were the points of importance of the organizing function of management. The very first is it helps in specialization. Then it clarified the authority and power between the superior and the subordinate. It ensures efficient utilization of the resources, whether it is human resource or financial resource or physical resource. It helps the organization to adapt themselves to change. It helps the organization to effective administration. It helps the organization to for development of personnel, and it also helps the organization to expand and grow. Right? So
इन सभी कारणों की वजह से ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट में, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कवर द फर्दर टॉपिक्स।